हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये क्या है आपको पता ही है। सेक्शन बी में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड डाटा दे दिया जाएगा, फिर उस डाटा से 5 क्वेश्चन दिया जाएगा और उस 5 क्वेश्चंस में से कोई 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपके 4 मार्क्स पक्के होते हैं। इसका मतलब 4 केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपके 16 मार्क्स बन जाते हैं। काफी बड़ा वेटेज है ये। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया है उसे देखने से क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में ट्रायंगल्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से केस स्टडी क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। लेकिन केस स्टडी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए शर्त यह है कि आपको एनसीईआरटी बुक अच्छी तरह आनी चाहिए, यानी आपका बेसिक कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस स्टडी क्वेश्चंस कराऊंगा। एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसी तरह के केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, इसके पूरे चांस हैं। लेकिन ये वादा है कि अगर आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखा तो फिर कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। ये 2 क्वेश्चंस ही तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देंगे। बस शर्त है कि वीडियो को एंड तक देखना और कहीं पर भी समझ में ना आए तो वीडियो को आगे पीछे करके समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कह रहा है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल, अपने स्कूल में स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज का आयोजन करने के लिए लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर की दूरी पर चॉक पाउडर से लाइन खींची गई है। इन ए रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD, रेक्टेंगल शेप वाले मैदान ABCD में 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD लाइन की सीध में 100 फ्लावर पॉट्स 1 मीटर की दूरी पर अरेंज किए गए हैं, रखे गए हैं। As shown in given figure below, जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया है। निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag। निहारिका सेकंड लाइन में AD डिस्टेंस का 1/4 पार्ट दौड़ती है और हरा झंडा गाड़ती है। प्रीत runs 1/5 distance AD on the 8th line and posts a red flag। प्रीत 8th लाइन में AD डिस्टेंस का 1/5 पार्ट दौड़ती है और लाल झंडा गाड़ती है। देखो ये बस एक स्टोरी है। तुम पढ़ते हो तो ठीक है और नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं है। बस तुम्हारे क्वेश्चन को रियल लाइफ से जोड़ने के लिए केस स्टडी में ऐसी स्टोरी दी जाती है। तो अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, हरे झंडे की पोजीशन बताइए। आंसर बताना है। देखो हरा झंडा जो है वो सेकंड लाइन में है और ये ग्रीन फ्लैग निहारिका का है। निहारिका AD लाइन का 1/4 पार्ट दौड़ती है। AD का डिस्टेंस है 100 मीटर। 1/4 ऑफ AD तुम्हारा होगा 1/4 इंटू 100 यानी कि 25 मीटर। 4 से 25 बार में 100 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखो AB जो है हमारा वो है X एक्सिस और AD जो है हमारा ये है Y एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाने के लिए पहले X कोऑर्डिनेट और फिर कॉमा देकर Y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ग्रीन फ्लैग का X कोऑर्डिनेट है 2 और Y कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला है 25, इसलिए ग्रीन फ्लैग का पोजीशन है 2,25। तो तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन A 2,25। अब आगे पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग बनाएंगे। रेड फ्लैग है प्रीत का। प्रीत है 8th लाइन में और वो AD का 1/5 पार्ट रन करती है, दौड़ती है। AD है तुम्हारा 100 मीटर। 1/5 ऑफ AD होगा यानी 1/5 इंटू 100। 5 से 100 को हम लोग 20 बार में कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि रेड फ्लैग का पोजीशन हो गया XY। X का वैल्यू है 8 क्योंकि 8th लाइन में है और Y का वैल्यू अभी हम लोगों का निकला 20 मीटर, इसलिए Y का वैल्यू होगा 20। तो तुम्हारा आंसर हो गया 8,20। तो तुम्हारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर C 8,20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे ये दोनों। बहुत ध्यान से पढ़िए हर क्वेश्चन को और जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसी को अप्लाई कीजिए। हर क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा।
फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको इस तरह से। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी दोनों झंडों के बीच में क्या डिस्टेंस है, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये आपको निकालना है। अब देखो, ग्रीन फ्लैग को मैंने मान लिया ए का पोजीशन है 2,25 और रेड फ्लैग को मैंने मान लिया सी का पोजीशन है, यानी रेड फ्लैग का पोजीशन है 8,20। ए में जो 2 और 25 है, 2 हो गया x1 और 25 हो गया y1। उसी तरह से सी में जो 8 है ये हो गया x2 और 20 तुम्हारा हो गया y2। इस तरह से तुमको ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर दी स्क्वायर रूट। x2 का वैल्यू है 8 और x1 का वैल्यू है 2, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू है 20 और y1 का वैल्यू है 25, यानी 20 माइनस 25। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। 20 में से 25 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 आएगा, उसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा वैल्यू 36 और -5 का स्क्वायर करने पर हमारा वैल्यू आएगा 25। 36 और 25 दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा रूट 61। 61 का रूट नहीं निकलता है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रूट 61। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अगर रश्मि को दोनों झंडों को मिलाने वाली लाइन के ठीक बीच में एक ब्लू झंडा लगाना है तो वो झंडा कहाँ लगाएगी। एकदम ही इजी क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, उसी में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। बस उसी को यूज करके इसको बना लो। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम तुमको ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के पोजीशन को ध्यान रखना है, इससे x1 x2 और y1 y2 तुमको लेने में आसानी होगी। x1 का वैल्यू है 2 और x2 का वैल्यू है 8, उसी तरह से y1 का वैल्यू है 25 और y2 का वैल्यू है 20। 2 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10, यानी 10/2। उसी तरह से 25 और 20 को ऐड करोगे होगा तुम्हारा 45, 45/2। 2 से तुम 10 को कैंसिल करोगे 5 बार में तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5। 2 से 45 कैंसिल नहीं होता, तुम्हें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आएगा 22.5। इस तरह से तुम्हारा आंसर आ रहा 5,22.5। तो राइट आंसर हुआ तुम्हारा ऑप्शन ए 5,22.5। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इफ जॉय हैज टू पोस्ट ए फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स, देन वेयर शुड ही पोस्ट हिज फ्लैग। अगर जॉय ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस की दूरी पर एक झंडा लगाता है और उसका झंडा लाल और हरे फ्लैग को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के बिल्कुल सीध में है, तो वो झंडा कहां लगाएगा। इस क्वेश्चन को भी सेक्शन फॉर्मूला से बनाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग की पोजीशन को याद रखना है। ग्रीन फ्लैग का पोजीशन है 2,25 और रेड फ्लैग का पोजीशन है 8,20। इसलिए x1 का वैल्यू आपका हो जाएगा, जो यहां पर छिप गया दिखाई नहीं दे रहा है, वो है 2 और y1 का वैल्यू आपका हो गया 25, x2 का वैल्यू आपका हो गया 8 और y2 का वैल्यू आपका हो गया 20। अब यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/4 के पोजीशन के हिसाब से आपको इस झंडे को जॉय को गाड़ना है, तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और m2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 4 - 1 यानी 3। तो m1 हो गया हमारा 1 और m2 हो गया हमारा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमने यहां पर उसको शो किया है, डायग्राम में दिखा दिया है कि जॉय वाला जो पोजीशन होगा झंडे का उसको हम लोग बी मानेंगे और उसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। डायग्राम बना देने से आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ बी का फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, कॉमा देंगे m1 y2 प्लस m2 y1
बाई m1 प्लस m2। उसके बाद हम लोग m1 का वैल्यू पुट करेंगे 1, x2 का वैल्यू 8, m2 का वैल्यू फिर से 3, x1 का वैल्यू 2 बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। उसी तरह से m1 का वैल्यू फिर से पुट करेंगे इस पार्ट में 1, y2 का वैल्यू 20, m2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 25 और नीचे में पार्ट लिखेंगे 1 प्लस 3। अब उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और नीचे में 1 प्लस 3 है उसको ऐड कर देंगे हो जाएगा 4, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 20, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। उसके बाद 8 और 6 को ऐड करेंगे तो 14 और उसके नीचे बटे के नीचे है 4, 20 और 75 को ऐड करेंगे तो 95, उसके नीचे भी 4। इस तरह से 4 से 14 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 3.5, 4 से 95 को डिवाइड करेंगे तो 23.75, 3.5 को वैसे ही रहने देंगे और 23.75 को राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। आंसर आया 3.5 24, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया, यहां पर आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर है। तो आपको आइडिया हो गया कि एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसा क्वेश्चन आएगा केस स्टडी में। ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, बल्कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द क्लास 10 स्टूडेंट्स स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। कृष्णनगर के स्कूल के क्लास 10 स्टूडेंट्स को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है उनकी गार्डनिंग की एक्टिविटी के लिए। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। गुलमोहर के पौधे एक दूसरे से 1-1 मीटर की दूरी पर बाउंड्री पर लगाए गए हैं। देयर इज ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। घास का एक ट्रायंगुलर लॉन है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. प्लॉट के बाकी बचे एरिया में स्टूडेंट्स को फूल वाले पौधों के बीज बोने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है टेकिंग A as origin find the coordinates of P। A को ओरिजिन मानते हुए P का कोऑर्डिनेट्स पता कीजिए। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले x एक्सिस को स्टडी करते हैं और फिर y एक्सिस को। ये है हमारा A जो कि ओरिजिन है, P यहाँ पर है, तो P को हम लोग पहले सीधे लेकर के आएंगे x एक्सिस के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि P का x कोऑर्डिनेट है 4। अब हम लोग चलेंगे P से y कोऑर्डिनेट पर। y कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, y का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 6, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इफ C इज द ओरिजिन। अगर C ओरिजिन है तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर C को ओरिजिन मानते हैं तो CD हो जाएगा y एक्सिस और पॉजिटिव सेक्शन, जबकि CB हो जाएगा x एक्सिस और ये भी पॉजिटिव सेक्शन। तो R का x कोऑर्डिनेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और R का y कोऑर्डिनेट होगा 3, इसलिए R के कोऑर्डिनेट होंगे 10,3 और ऑप्शन C होगा आपका राइट आंसर। 2 की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इफ C इज द ओरिजिन। अगर C ओरिजिन है तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये है हमारा Q। सबसे पहले x एक्सिस को लेंगे, x एक्सिस हो रहा है हमारा CB, ये रहा इसका x कोऑर्डिनेट। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम लोग लेंगे Q का y कोऑर्डिनेट, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से y कोऑर्डिनेट हो गया 6, तो Q का कोऑर्डिनेट हो गया 13,6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, बस इसी तरह बनाते जाना है। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इफ ए इज द ऑरिजिन। अगर ए ऑरिजिन है तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला तो इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कट गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया है और ये केस स्टडी क्वेश्चन सीबीएसई ने ही पब्लिश किया है, तो इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। P का कोऑर्डिनेट है 4,6, Q का कोऑर्डिनेट है 3,2 और R का कोऑर्डिनेट है 6,5 जब हम A को ऑरिजिन मानते हैं। तो ट्राइंगल PQR का एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे 1/2, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू का हम लोग बार खींचेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस दे करके x3 लिखेंगे और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू का बार खींच देंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। 1/2, x1 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू 5, उसी तरह से x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू 6 और x3 का वैल्यू 6, y1 का वैल्यू 6 और y2 का वैल्यू 2। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 जो वो वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, उसके बाद +3 आएगा। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे और उसके बाद 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आएगा, उसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -12 आता है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -3 आता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। अब उसके बाद -12 और -3 को ऐड कर देंगे तो -15, 24 वैसे ही उतार देंगे। 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 9। 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 9। 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.5। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इफ सी इज द ऑरिजिन। अगर सी ऑरिजिन है तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कीजिए। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। P का कोऑर्डिनेट है 12,2, Q का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला था 13,6 और R का कोऑर्डिनेट निकाला था हम लोगों ने 10,3 जब C को हम लोगों ने ऑरिजिन माना था। ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना है। फॉर्मूला यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, फॉर्मूला भी आप लोगों ने पिछले सेक्शन में देख ही लिया। वैल्यू पुट करेंगे तो x1 का वैल्यू है 12, y2 का वैल्यू है 6 और y3 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू है 13, y3 का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू है 2, x3 का वैल्यू है 10 और y1 का वैल्यू है 2 और y2 का वैल्यू है 6। सॉल्व करेंगे 12 वैसे ही उतर जाएगा। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर 13 को हम लोग नोट डाउन करेंगे, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 1 आ जाएगा। फिर हम लोग 10 लिखेंगे और उसके बाद 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आएगा -4। एब्सोल्यूट वैल्यू का बार हमारा दोनों तरफ शो हो रहा है। फिर 1/2 जैसे लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे। 12 3 जा 36 होगा, 13 1 जा 13 होगा और 10 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40। 36 और 13 को ऐड कर दीजिए 49। उसके बाद उसमें से 40 को माइनस कर दीजिए, हमारा वैल्यू बचेगा 9। पॉजिटिव 9 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 9। 2 से 9 को डिवाइड कर देंगे, फिर से वापस वही 4.5। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4.5। वैसे भी जब शेप में कोई चेंज नहीं हो रही हो तो एरिया भी चेंज नहीं होगा। ऑरिजिन चेंज करने से एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और शेप में कोई चेंज नहीं होती है। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस स्टडी क्वेश्चन फिनिश। थैंक यू।